Hello everyone, my name is Suraj Gupta and I am your physics mentor. In this class, I am going to explain you totally new chapter, that is magnetism and matter. Right? So let's just try to understand कि सबसे पहले हमें magnetism and matter में पढ़ना क्या क्या है, हमारा course of content क्या है. So the first thing which we need to understand is what is magnet, कि magnet होता क्या है. फिर हमें देखना है कि सर मैग्नेटाइजेशन क्या होता है. देन हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. याद करो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा हुआ था. अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आता तो आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो में जाकर के हम मेरे लेक्चर सीरीज में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर देख सकते हो. फिर उसके बाद हमें देखना है कि बार मैग्नेट क्या होता है. फिर हम देखेंगे कि एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, दोनों में क्या एनालॉजी है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है. और अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है तो एक तरीके से हमें मैग्नेटिज्म भी हम एनालॉजी करके सीख लेंगे. फिर हमें 6 नंबर देखना है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बोर्ड पर्सपेक्टिव एज वेल एज न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव. अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो जनरली इन लास्ट दो टॉपिक्स आते हैं. एक आपका मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एंड अनदर वन इज अर्थ मैग्नेटिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. हर एक बच्चों को जो है इसमें दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या होती है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट. सो मैग्नेट इज नथिंग बट बेसिकली इट्स अ मटेरियल विच जनरेट इनविजिबल लाइन. और उस इनविजिबल लाइन की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है विच कैन बी रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव. ठीक है, आयरन जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है. राइट, ठीक है. सो दिस इज अबाउट मैग्नेट. अब बात कर लेते हैं बच्चों कि मैग्नेटिज्म क्या होता है. व्हाट इज मैग्नेटिज्म. सो मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपका मटेरियल है वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है. जैसे मैं अगर बात करूं कि आयरन को ही आपका मैग्नेट क्यों अट्रैक्ट करता है, बाकी और बहुत सारे मेटल्स हैं उनको क्यों नहीं करता. मतलब बहुत गिने चुने मेटल ही है जो आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, तो उस फिनोमेना को पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेटाइजेशन का. राइट, ठीक है. फिर थर्ड है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट क्वाइट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देयर इज ओनली वन चेंज बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सर जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, बट बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें वो अट्रैक्ट कर भी लेता है, जिन्हें वो कई मटेरियल्स को नहीं कर पाता. ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल्स को हमने बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है. द फर्स्ट पार्ट इज diamagnetic material, second part is paramagnetic material and the third part is ferromagnetic material. इस पूरे चार्ट में आपको इतनी काम की चीजें मिल जाएगी जितना आप बोर्ड में लिख सको, जितना आपको इसका नॉलेज आ जाए कि अच्छा डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो होता है. ठीक है ना. चलो अब समझ लेते हैं बारी बारी से. तो बेसिकली जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ये एरो बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली आपके डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट की. जब वो स्पिन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है. और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बेसिकली ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वाला है इसमें ऑलमोस्ट जीरो होता है. अच्छा आपको एक चीज और दिख रहा होगा कि सर आपने एच की वैल्यू जीरो लिखा है. एच बेसिकली क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, इस केस में नहीं कर रहे हैं बिकॉज एच की वैल्यू जीरो है एंड इन दिस केस वी आर एक्चुअली अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. राइट, तो इस केस में एच की वैल्यू जीरो है तो इसमें कोई भी हमें स्पिन या फिर कोई भी हमें डायपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलता. जैसे ही हमने एच डज नॉट इक्वल टू जीरो करा तो हमने बिल्कुल अजीब तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर है तो इसके जस्ट अपोजिट में हमें देखने को मिलते हैं, बट वो भी बिल्कुल अपोजिट इधर उधर डायरेक्शन में थोड़ा अस्त व्यस्त तरीके से देखने को मिलते हैं. नाउ पैरामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं. तो पैरामैग्नेटिक में बच्चों जब आप एच की वैल्यू जीरो भी रखते हो तभी भी उसमें डायपोल मूवमेंट तो होता है, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो जो है बहुत अलग अलग तरीके से होती है. अच्छा आप बोलोगे सर इसमें जीरो क्यों हुआ, क्योंकि सोचो दरअसल जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो जो ऐसे घूम रहा है इसकी वजह से डायरेक्शन इधर है, जो ऐसे घूम रहा है इसकी डायरेक्शन उधर है, तो नेट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है. तो इसलिए जो है इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है इक्वल टू कितनी होती है, जीरो. ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं. ये इस तरीके से रोटेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते हैं, इसमें जीरो तो नहीं होता बट बहुत कम होता है. अब जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये जो आपके बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के आपका मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन दिख रहे हैं, ये अलाइंड होते हैं बट बहुत अच्छे से नहीं हो पाते, बट फिर भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगता है. ठीक है, जैसे ही यहां से मैग्नेटिक फील्ड आप हटाओगे वैसे ही वापस से ये जो है नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा. ठीक है,
अब दो चीजें हमें क्लियर हुई सर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब जो थर्ड है हमारा वो क्या है सर, वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक। अब सर जो फेरोमैग्नेटिक है उसमें बिल्कुल जिसमें इस तरीके से, जिस तरीके से इसमें भी इसी तरीके से है, बट सर ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो, रखते हो, तो ये बिल्कुल अलाइंड हो जाते हैं और ये पूरी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब अगर आप मैग्नेट को निकाल भी दो, मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दो, तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, ये करता है बट बहुत कम। ठीक है, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सर इन तीनों को एग्जांपल है कि जिसको हम डेली लाइफ में जो है रिलेट कर सके, बिल्कुल है। तो पहला एग्जांपल है सर वाटर और वुड। सोच सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि सर वाटर और वुड किसी भी तरीके से उसका मैग्नेट से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम होगा आपका पैरामैग्नेटिक का। अब एल्यूमिनियम और प्लेटिनम को जब भी आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो आपको ऐसा लगता तो है थोड़ा सा, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा वो नहीं होता। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो सर आयरन हो गया, निकल हो गया, जो पूरी तरीके से आप इनको मैग्नेट की तरह बिहेव करा सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो पूरी तरीके से अलाइंड हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? इन तीनों ही एग्जांपल में आपको अगर ये इतना सा चार्ट है, तो छोटू सा पिद्दू सा जो चार्ट है, अगर ये पिद्दू सा जो चार्ट भी अगर आपको याद रह गया तो आप बोर्ड में भी इसको आराम से इन टॉपिक्स को लिख पाओगे। ठीक है, चल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आप क्या करोगे। याद करो, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड करना होता तो आप क्या करते थे, यू आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन द फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आपको फील्ड लाइंस पे जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट पे जो है टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये है, मैंने किसकी बात कर ली बच्चे, डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या क्लियर है? ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि सर कि क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करते, क्या सेम उसी तरह दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट नहीं करते? बिल्कुल। तो सेम जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कि जिस तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, सेम उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में था कि अगर एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वो पॉइंट जो है दो अलग अलग डायरेक्शन बताएगा, विच इज इम्पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई, नेवर क्रॉस ईच अदर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड ये है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा सा डिफर करता है। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा है तो उसमें एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। ठीक है, तो एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि सर दिस इज द प्रॉपर्टी जो बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। सर फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? तो सेम लाइक दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, कि अगर आपको याद हो कि मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, अगर आपने लेक्चर देखा है, ठीक है ना, ऐसा कोई डायग्राम बनाया था, और अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट, तो यहाँ पे बी ए की जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो बी बी से बहुत बड़ा होगा। ऐसा क्यों? राइट, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास है। ठीक है, तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहे हैं तो वहां पे जो है डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने बहुत क्लियरली देखा होगा कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम फटाफट देखते हैं कि सर अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो हमें पता है, फोर्थ चैप्टर में हमने सीखा है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर ये आपका करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सर डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पिक्चर में आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? सर एम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आई इंटू ए। क्या हो जाएगी? आई इंटू ए। सर ए क्या है? आपका एरिया है। ए क्या है सर? एरिया है। अगर यहां से अगर इसका रेडियस ए है तो सर जो ए की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चों क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। अगर हमने ए लिया है तो यहाँ पे कर दो ए, क्योंकि वो रेडियस है।
ठीक है। तो सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है करंट कैरिंग वायर में, वो आई आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है आप ही ने बताया कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्की बात है उसका डायरेक्शन होगा। तो सर डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे सर? अपने हाथ से। कैसे फाइंड करेंगे? अपने हाथ से। सर लेफ्ट हैंड से फाइंड करेंगे, राइट हैंड से फाइंड करेंगे? राइट हैंड से फाइंड करेंगे। याद रखना अगर आप लेफ्टी हो तो आपको राइट हैंड का यूज करना है। तो देखो ये है मेरा राइट हैंड, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको अपने कर्ल फिंगर को मूव कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो मेरा जो थंब है वो कहाँ है? कहाँ है? आउटवर्ड। तो इसमें जो डायरेक्शन आया वो आया मेरा आउटवर्ड। आपको ये सिंबल पता होना चाहिए, इसको हम आउटवर्ड बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी राइटिंग मेरी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने पे फोकस करना है, राइटिंग में भी फोकस करना है। बट मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको कोई ऐसा वर्ड होगा जो समझ नहीं आएगा तो सिर्फ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल 100% फोकस के साथ सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कि सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम क्या कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, तो क्या हम उसका से फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की मूव करने की वजह से ही करंट जनरेट होता है, और करंट जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पक्का क्या होगा सर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो सर कैसे करना है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और लेट्स सपोज इसका रेडियस है r। कितना रेडियस ले लिया बच्चों मैंने? r, ठीक है। अब हमें पता है, अब अज्यूम करो कि सर इसकी जो वेलोसिटी है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करूंगा तो वो तो हमने फाइंड करा m इज इक्वल टू आई इंटू ए, जहां पे सर i इंटू ए की वैल्यू ये सर्कुलर में है तो ए की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहां पर है सर? करंट में। करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो करंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करा, मैंने कर दिया ई अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर। सर कैपिटल टी क्या है? वो है टाइम ऑफ पीरियड। एक बार पूरा कंप्लीट इसको करने के लिए जो टाइम है दैट इज नोन एज टाइम ऑफ पीरियड। अब टाइम ऑफ पीरियड कैसे फाइंड करेंगे सर? वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो v का फॉर्मूला हमें पता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 2 पाई आर। टाइम कितना कवर किया 2 पाई करने में? t। तो सर t की वैल्यू आ गई 2 पाई आर अपॉन v। कितने आगे बोलो बच्चों? 2 पाई आर अपॉन v। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया e इंटू v अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, पाई ने पाई को, आर ने आर को मार दिया, तो ये आ गया मेरा ई वी आर अपॉन 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पे लिखो, आई विल डेफिनेटली, आवर टीम और मी डेफिनेटली वी विल रिप्लाई, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है और जो हमने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़े, इन दोनों में क्या एनालॉजी है, क्या सिमिलैरिटीज है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी आती होगी अच्छे से, ठीक है, मैं फिर से आपसे आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार अगर अच्छे से देख लेते हो तो ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए देखिए एंड देन कम अगेन, ठीक है। अब बच्चों को ध्यान से देखो, तो हमने अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने देखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज का यूज करते हैं, तो जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज करता है सेम वही काम मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ करता है। सेम वही काम मैग्नेटिज्म में कौन करता है? पोल स्ट्रेंथ करता है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल मोमेंट था P इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू अपोजिट चार्जेस, तो वही काम आपका मैग्नेटिज्म में m करता है, स्मॉल m, जिसकी वैल्यू होती है P इंटू 2L, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एक बार मैग्नेट है, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, ये प्लस P है, ये माइनस P है, तो m P इंटू 2L सेम चीज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता है, ठीक है। फिर ये तो बहुत सिंपल चीज है कि जो है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको याद हो
कि डाइपोल के एक्सिस पे हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल के एक्सिस पे हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था, राइट। तो ऑन द एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला आया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑन द एक्सिस। तो वो फॉर्मूला आया था कितना, 2kp अपॉन आर क्यू। के की वैल्यू अगर पुट करते हो तो वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यू, ठीक है। सेम इसी को अब जो है अगर मैं सोचूं कि सर मैं यहाँ कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करूं इसकी एक्सिस पे, तो डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं सेम इसी एनालॉजी से। ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि 1/4ε0 को मैग्नेटिज्म में हम रिप्लेस करते हैं μ0/4π से। किससे रिप्लेस करते हैं बच्चों, μ0/4π से, ठीक है। तो पहला टर्म क्या आ गया, μ0/4π। फिर उसके बाद 2 की जगह 2 आया, p को हमने जस्ट अभी देखा, सर p को कौन रिप्लेस करेगा, सर p को कौन रिप्लेस करेगा, m करेगा, ठीक है। उसके बाद आर क्यू एज इट इज, जो भी डिस्टेंस है, सिंपल, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। फिर ये हमने देख लिया k को 1/4πε0 जो काम करता है वही यहाँ पे μ0/4π करता है। फिर बात करते हैं सर टॉर्क के बारे में, क्योंकि रोटेशन जनरली बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। तो रोटेशन में अगर आपने बहुत अच्छा अगर लेक्चर देखा है तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई कैसे आया था, राइट। तो सेम लाइक दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, सेम यहाँ पे पी की जगह सर क्या आएगा, एम आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पी की जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और फिर ई की जगह क्या आएगा, बी आएगा, क्लियर। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमने डिराइव करा था, यू इज इक्वल टू माइनस में पी डॉट ई। तो माइनस में पी डॉट ई, अगर मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में एम डॉट पी, जहां पे पी की जगह आ गया एम और ई की जगह आ गया बच्चों क्या आ गया, बी। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, आपको याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट और टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टाइम ऑफ पीरियड पे, तो इसमें हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आते हैं, तो वहां पे हमने डिराइव किया था t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में आई अपॉन पीई। सेम लाइक दैट t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में आई अपॉन एम इंटू बी, p की जगह m, e की जगह b, ठीक है। i क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको इतनी एनालॉजी आती है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर आपने सिर्फ इस छोटे से 2-3 मिनट में आपने कवर कर लिया। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बच्चों हम मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम H से डिनोट करते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बट वो समझ नहीं आता, ठीक है। बच्चे हमेशा ये डाउट लाते हैं मेरे पास कि सर ये डेरिवेशन पता नहीं क्या है, सर को समझ नहीं आ रहा। बट आज मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, शायद वो आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी लगेगा और आपको मजा भी आ जाएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, अब आज के बाद मेरे को इसमें डाउट होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी इसलिए बन जाता है कि जो है बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो हर एग्जाम में, चाहे वो जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, सभी में आता है, चाहे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का हो, 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, हर एक टाइप्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटाइज करना है किसी मटेरियल को। अगर हमें मैग्नेटाइज करना है बच्चों किसी मटेरियल को, तो एक चीज कंफर्म है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया, एक सोलेनोइड, मैंने क्या लिया बच्चों, एक सोलेनोइड। अब इस सोलेनोइड में मैंने जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IF। IF को देखो क्या कहते हैं हम, फ्री करंट। व्हाट इज नॉन एज IF, दिस इज फ्री करंट, ठीक है। अब मुझे पता है कि सर जो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है B इज इक्वल टू μ0 n इंटू आई, ठीक है। I की जगह मैंने क्या लिखा, IF। अब मुझे पता है सर स्मॉल n को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N अपॉन L। तो BF की जो वैल्यू है, BF क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्री करंट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दो करंट है, बिल्कुल होने वाला है, सिर्फ समझना है ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर BF की जो वैल्यू है μ0 इंटू n अपॉन L इंटू IF, ठीक है। इतना आपने दिमाग में स्टोर कर लिया। अब n अपॉन IL इंटू IF को मैंने लिखा स्मॉल IF, और जो स्मॉल IF है दैट इज योर फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। क्या है ये, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, मतलब यहां से जो एक्चुअल में आपने फ्रीली करंट दिया था दैट इज योर स्मॉल IF, क्लियर है। ये बात हो गई हमारे सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर अब हमने इसके अंदर एक मटेरियल को इंसर्ट करा। क्या करा, एक मटेरियल को इंसर्ट करा, ठीक है। अब आपने मटेरियल के बारे में पढ़ा है, मैंने बताया जस्ट अभी लेक्चर में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है।
अब लेट सपोज कि हमने अगर इसमें फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक इंसर्ट करा तो इसके जो आपके डोमेन होंगे वो अलाइन होना स्टार्ट होंगे। अलाइन जब वो होंगे बच्चों तो तुरंत इमीडिएटली तो नहीं होंगे, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू अलाइन होने का मतलब वो मैग्नेटाइज होंगे। अब मैग्नेटाइज इमीडिएट तो नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो कैसे होते हैं, वॉल्यूम वाइज में, ठीक है। वॉल्यूम वाइज में कैसे कि सर जो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है m/v। स्मॉल m क्या है, क्या है, बोलो बोलो बोलो, आज ही लेक्चर में बताया है, क्या है बोलो, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि सर स्मॉल m को हम क्या लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं I इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न n है तो मैं लिखूंगा n इंटू आई बी इंटू ए अपॉन v को मैं क्या a इंटू एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने IB क्यों लिखा, व्हाट इज IB, व्हाट इज IB, सोच के देखो। IB को हम कहते हैं बाउंड करंट, क्या कहते हैं हम, बाउंड करंट। सोच के देखो सर इस फ्री करंट की वजह से ये जो फ्री करंट है IF है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NIF, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आपका मटेरियल है, ये जो आपका मटेरियल है उसमें मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हुआ, ठीक है, वो मैग्नेटाइज हुआ। जब वो मैग्नेटाइज हुआ तो इसकी वजह से एक और करंट इंड्यूस हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, बाउंड करंट, विच इज नॉन एज बाउंड करंट IB, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो वैल्यू आई N इंटू आई बी इंटू ए, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम A इंटू एल, ए ने ए को मार दिया तो यह है N इंटू आई बी अपॉन, क्या है, N इंटू आई बी अपॉन एल। अब सेम यहाँ पे N इंटू आई बी अपॉन एल को जैसे हमने यहाँ पे N इंटू आई एफ अपॉन एल को लिखा था क्या, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, सेम यहाँ पे बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज स्मॉल आई बी, और ये कैपिटल M की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, स्मॉल आई बी के, ठीक है। मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन नथिंग बट बाउंड करंट, क्या है वो सारा करंट की ही बात हो रही है हर जगह पे, ठीक है। चलो ये दो चीजें क्लियर हुई, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइजेशन की वजह से हमें उसकी वैल्यू मिली कैपिटल M इज इक्वल टू आई बी, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड दो करंट की वजह से निकलेगा। कौन दो करंट की वजह से, पहला करंट फ्री करंट, दूसरा करंट बाउंड करंट, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने लिखी है, ध्यान से देखो, बी नेट है, ये है मेरा म्यू नॉट इंटू आई एफ प्लस में म्यू नॉट इंटू आई बी, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, होना भी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो म्यू नॉट दोनों में कॉमन था तो मैंने इसको नीचे ले लिया, ये आ गया आई एफ प्लस में आई बी, आई एफ प्लस में आई बी। IB के बारे में पता है सर, वो तो मैग्नेटाइजेशन है, IB ही वो फैक्टर है जिसकी हम बेसिकली जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो IF है, सोच के देखो, अगर IF नहीं होता तो क्या IB का कोई एग्जिस्टेंस होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सर अगर यहाँ पे करंट ही नहीं फ्लो होता तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जनरेट होता, और मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जनरेट होता तो मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होता, और IB का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों हम IF जो है इसको हम कहते हैं दूसरी क्वांटिटी, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है दैट इज डिनोटेड एज कैपिटल H, ठीक है। तो ये B बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू आई एफ प्लस में आई बी, करेक्ट। अब मैंने IF की जगह में IH लिख सकता हूँ, IB की जगह में M लिख सकता हूँ। IF क्या है, सोचो सोचो, IF क्या है, सोचो IF क्या है, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, IB क्या है, बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ, और फ्री करंट पर यूनिट लेंथ ही क्या है आपका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यही तो वो फैक्टर है बच्चों, यही तो वो फैक्टर है जिसकी वजह से IB का या कैपिटल M का एग्जिस्टेंस है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर B बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू आई एफ प्लस में IB, फिर ये हुआ B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल M प्लस H, क्यों, क्योंकि मैंने IF की जगह H रखा, IB की जगह M रखा, म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई M प्लस H, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सर अगर, अच्छा मैं आपको बोलूं, आप बताना कि अग्री हो या नहीं हो, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूंगी सर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, H पे, सर IB की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, IF पे, तो सर ये तो कंफर्म है ना कि सर जो M होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होगा। M की वैल्यू बढ़ेगी तो H की वैल्यू बढ़ेगी, H की वैल्यू बढ़ेगी तो M की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल समझ में आता है ना। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, H, ठीक है, राइट। अब सोच के देखो कि सर जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट प्रोपोर्शन हटता है तो देयर शुड बी अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आना चाहिए, और वो कांस्टेंट है आपका, जिसको हम
XM बोल रहे हैं, जिसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो m की वैल्यू आ गई xm into h, वेयर xm इज योर ससेप्टिबिलिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास b इज इक्वल टू, ध्यान से देखो m की जगह मैंने रिप्लेस करा xm into h से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करो m इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, xm into h। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे h कॉमन है, तो मैंने ये h कॉमन लिया, म्यू नॉट पहले से था, म्यू नॉट पहले से था, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा xm प्लस में 1। क्लियर? राइट, तो b की वैल्यू आई म्यू नॉट इंटू h इंटू 1 प्लस xm। ठीक है, अब सोच के देखो कि जो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस xm है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस xm है, दैट इज रिटन एज म्यू। ठीक है, दैट इज रिटन एज म्यू। ठीक है, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर म्यू नॉट क्या है, म्यू क्या है, म्यू आर क्या है? तो ये तीनों ही चीजें ई नॉट, ई आर और ई, याद है आपको? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया हुआ था। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी म्यू नॉट क्या है आपका? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ व्हाट? परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू आर क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ एनी रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको आप बोल सकते हो। करेक्ट? ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू 1 प्लस xm इज इक्वल टू म्यू। करेक्ट? ठीक है, तो ये आ गया b इज इक्वल टू, मैंने इस पूरे को रिप्लेस करा म्यू से, तो आ गया b इज इक्वल टू म्यू इंटू h। सो म्यू आर कैन बी रिटन एज म्यू बाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। क्लियर? ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ध्यान से देखो, तो मैं म्यू नॉट मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं म्यू आर को 1 प्लस xm लिख सकता हूं? सोचो, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर म्यू आर इज इक्वल टू क्या है? म्यू बाई म्यू नॉट है। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मुझे पता चला म्यू आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस xm। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल जैसे एक्सप्लेन करा वैसे ही अगर आपको अच्छे से बिल्कुल याद है, तो ना तो बोर्ड में प्रॉब्लम होगी, ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो।